ग्रेजुएशन से रेलिवेंट तमाम तर डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया था। अब टाइम आता है कि हम उससे रेलिवेंट ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उनमें सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था ना एग्जांपल 28, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। सबसे पहला काम क्या है, रिक्वायरमेंट को जाके पढ़ना। जैसे ही हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को पढ़ा, हमने क्या चीज फाइंड करके देनी है, हमने जर्नल एंट्रीज बतानी है। फिर रिलेटिंग टू द अबाउट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग revaluation for the year ended 31st December 2010, 11, 12, 13. तो फ्रॉम द बिगनिंग मैंने जर्नल एंट्रीज आकर बतानी है। उसके लिए हम लोगों ने डाटा को पढ़ना स्टार्ट किया। इन केस अगर ये क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आ जाता है और जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अब जैसे ही देखोगे ना कि जर्नल एंट्रीज और जहां से रिवैल्यूएशन की बात आ गई, तो रिवैल्यूएशन सिर्फ IAS 16 में ही है। तो ये पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हम लोग IAS 16 करने जा रहे हैं। तो उसी टाइम पे ना दिल में खुशी का इजहार होगा कि यार ये तो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इस रिवैल्यूएशन को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और सपोज ये आपके पास आ गया 12 मार्क्स का, तो इतना कंफर्म होगा कि 8+ मार्क्स में इजीली इसमें से ले जाऊंगा। ओके, अब देखो, इवन कि आप 100% मार्क्स ले जाएंगे, लेकिन अगर एक थोड़ी सी समझदारी के साथ चलो तो देखो, कहते हैं अली लिमिटेड यूजेस अ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसने अपनी पॉलिसी के बारे में आपको बता दिया कि कॉस्ट मॉडल पे नहीं रहने वाला, वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं। एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग इट्स एसेट्स ऑन एनुअल बेसिस यूजिंग द नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। हम जो मेथड पढ़ेंगे ना, वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही है। तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा मेथड है। हम जिस मेथड के मुताबिक रिवैल्यूएशन कर रही हैं, ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। The following information pertains to AL's buildings. The building was purchased on, अच्छा ये बहुत अच्छा हो गया कि जो डेट ऑफ परचेज है ना, वो फर्स्ट ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है। अच्छा क्यों हो गया कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और मुझे किसी किस्म की कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। फिर जब रिवैल्यूएशन होनी है ना, तो मैंने दे लेनी है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वो कंप्लीटली इन ईयर्स आ जाएगी। अब अगर सपोज यहां पर होता 1 जुलाई, तो मुझे हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी थी। तो फिर यूजफुल लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने देखना था कि कितनी लाइफ यूटिलाइज हो चुकी है और कितनी बाकी, इवन कि इन मंथ्स में भी मुझे जाके चेक करनी थी। अब यहां पे देखें कितने में इसको परचेज किया, विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ, अच्छा भाई अपनी आदत का हिस्सा बना लेना। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले एक मरतबा जरूर क्वेश्चन को पहले रीड करना सारा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। मतलब फर्स्ट से ही सॉल्यूशन पे ना चले जाना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे, लेकिन लास्ट पॉइंट में जाकर वो सारी एडजस्टमेंट का रिवर्सल डलवा देता है। कोई ना कोई ऐसी चीज बता देता है जिसमें पहली सारी एडजस्टमेंट चेंज हो जाना होता है। तो आप लोगों ने पहले एक मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ जाइएगा। फिर देखें, AL depreciates बिल्डिंग ऑन straight line basis over their useful life. The results of revaluation carried out during the last 3 years by, अब revaluation कौन कर रहा है ये उसके बारे में बताइए। ये चीज हम लोगों ने डिस्क्लोज करनी होती है हर क्वेश्चन में कि रिवैल्यूएशन किसने की, लेकिन ये डिस्क्लोज की जाती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इस क्वेश्चन में अभी हम लोग नोट्स नहीं बना रहे, हमारा फोकस है जर्नल एंट्रीज पर। तो जर्नल एंट्रीज के लिए इस इंफॉर्मेशन की ऐसा जरूरत नहीं थी। फिर देखें, और हम लोग नोट्स बनाना सीखेंगे विद इन 1 और 2 डेज, हम लोग नोट्स के ऊपर आ जाएंगे। फिर देखें, एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू, और वो रिवैल्यूएशन हर साल के स्टार्ट में की गई, और ये है उसकी रिवैल्यूड अमाउंट। ये बात क्लियर। अच्छा, हमने बनानी है जर्नल एंट्रीज, तो हमें मार्क्स जर्नल एंट्रीज के ही मिलने हैं, हमें मार्क्स वर्किंग के नहीं जाके मिलने। अब जर्नल एंट्रीज की अगर हम लोग बात करें ईयर 2010, तो हमारे पास 1 जनवरी 2010 को पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी। हम लोग क्या परचेज करने जा रहे थे अपने पास, बिल्डिंग। तो हम लोग करेंगे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट बाय रुपीज। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई। अब पूरा साल और कुछ भी नहीं हुआ, 31 दिसंबर आया। देखिए, फर्स्ट ईयर के एंड पर रिवैल्यूएशन नहीं कर रहा, तो 31 दिसंबर पे सिंपली जाकर मैंने एसिड को डेप्रिशिएट कर देना है।
कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। मैं जाके 31 दिसंबर 2010 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दूं। ऐसे ही है ना, कितनी अमाउंट से? तो देखो ये वाली दो एंट्रीज आप लोगों ने कर ली। किसी को डाउट? अच्छा फिर सुनिएगा, अगर यही रिवैल्यूएशन हो रही होती 31 दिसंबर 2010, तो मैं सिर्फ डेट ना चेंज करता, मैंने जैसी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था फौरन से इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करता और रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेकर आ जाता। एम आई राइट? आज भी वैसा ही करूंगा, सिर्फ फर्क क्या है, डेट को चेंज करूंगा। 31 दिसंबर से मूव कर जाऊंगा, काम वही कर रहा हूं कि मैं जाकर पहला काम क्या करूंगा, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन, क्योंकि अभी सिर्फ एसिड को एक ही साल हुआ था। जैसे एलिमिनेट किया, मेरा एसिड कौन सी वैल्यू पे पहुंच गया है, 200 से 20 की डेप्रिसिएशन हो गई 180, और 180 से मैंने इसको कहां पर लेके जाना है, और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है तो मुझे रिवैल्यूएशन अपवर्ड मिली। कितनी वैल्यू की? 100। तो मैं बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और साथ में रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करेंगे बाय, मैंने आपसे कहा था आप लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस का वर्ड यूज किया करें। गेन और रिवैल्यूएशन भी ठीक है, लेकिन हम लोग क्या वर्ड यूज क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस। एंट्री क्लियर हो गई? देखिए भाई, अगर यही काम 31 दिसंबर पे होता, सिर्फ मैं ये डेट ना लिखता, बाकी सारा काम यही कुछ ही था, तो सिर्फ डेट का फर्क है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? अब आप 1 जनवरी को एसिड को रीवैल्यू कर चुके, अब पूरा साल और कुछ भी नहीं हुआ, अब साल के एंड पर पहुंच गए 31 दिसंबर 2011। एसिड को, अब देखो, आप एसिड को सबसे पहले डेप्रिशिएट करोगे, डेप्रिसिएशन कैसे होनी है, 280 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 31। ऐसे ही है, ये आपने जाके अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन आज आप एक ऐसे एसिड को डेप्रिशिएट करने जा रहे हो जिस पर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है। एम आई राइट? तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिसाइड कर लिया था कि अगर एसिड के ऊपर ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो ऐसे एसिड पर एट द एंड ऑफ द ईयर दो एंट्रीज रिकॉर्ड किया करेंगे। कौन कौन सी? एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरी रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर। तो अब आपने रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करोगे? तो अब देखें, पहले साल मैंने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, इस साल कितनी कर रहा हूं, 31, तो 20 और 31 का डिफरेंस 11 के साथ जाके रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स कर दो। मेरी बात सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, अब इस साल के एंड तक देखें, अभी अगला साल स्टार्ट नहीं हुआ, इस साल के एंड पर मैंने लास्ट बात है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरा नॉन करंट एसिड कितने पे रिकॉर्ड होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरा नॉन करंट एसिड कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? तो ये बात तो डिसाइडेड है कि हमेशा अपनी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन अब कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो रिवैल्यूड अमाउंट माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और वो सिर्फ 31 ही थी, क्योंकि इससे पहले वाली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का रिवर्सल हो चुका था। तो आपका नॉन करंट एसिड कौन सी वैल्यू पे पहुंच जाएगा? 240, 249 पे नॉन करंट एसिड रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपके तो इक्विटी के पोर्शन में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी मौजूद है। कितने का रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा था आप लोगों ने साल के स्टार्ट में? कितने का? 100 का। तो क्या अभी भी 100 का ही रिकॉर्ड करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें से 11 मैं मूव करवा चुका हूं, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी के पोर्शन में कितने का जाके शो करेंगे? मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? रिवैल्यूएशन सरप्लस 11 का यूज कर चुके हो, तो 100 में से 11 माइनस कर दो, बाकी कितने का बचा हुआ है? जितने का बचा है वो इक्विटी में लिखो ना। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब अगली सुबह जैसे ही उठे,
तो आपका एसिड ने रीवैल्यू होना था। तो रीवैल्यू करने के लिए पहला काम क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का को एलिमिनेट कर दो। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, अब यहां पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है ना, वो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेनी, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। और लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी, 1 साल पहले। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने सालों की मौजूद होगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और वो कितना था आप लोगों के पास, 31 का जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसिड को ट्रांसफर कर दो। बात क्लियर हुई है। अब आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर मौजूद है, अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ गया, जो आप लोगों ने फाइनेंशियल पोजीशन के लिए फाइंड की थी। अब आपके एसिड की वैल्यू है 249, जबकि उसकी रीवैल्यूड अमाउंट आपको क्या मिली, आपने देखा डिक्रीज आ गया। सबसे पहला काम है डिक्रीज, देखो डिक्रीज आया कितने का, तो हमारे पास डिक्रीज की वैल्यू कितनी आ गई, 79। तो आपने एसिड को क्रेडिट करना है 79 से। बात क्लियर। लेकिन आज ये डिक्रीज प्रॉफिट और लॉस काउंट को नहीं जाएगा डायरेक्टली। अब क्या करना है, क्योंकि एसिड पहले से रिवैल्यूड था और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है। आप गई रिवैल्यूएशन सरप्लस के पास, कितना मौजूद है, आपने अपना दुख किसको सुनाना शुरू किया कि भाई हमें 79 का लॉस हो गया। उसने कहा ये लो 79 रुपीज और जाओ यहां से और जाके मजे करो। बात समझ आई। तो आपको ये 79 का लॉस किसने दिया, मतलब किसने कंपनसेट किया, तो अब आपका तो लॉस नहीं है भाई, आपका एक नुकसान हुआ 79 का, और वो आकर सपोज दैट इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पे कर देते हैं, आपका नुकसान हुआ। ये इंश्योरेंस कंपनी है रिवैल्यूएशन सर्विस, जिसने आपके सारा लॉस आपको कंपनसेट कर दिया है। तो क्या आपका लॉस हुआ, जब लॉस नहीं हुआ तो क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ जाएगा। तो भाई आप यहां पे लिखोगे कि भाई ये जो डिक्रीज आया है इसको किसने कंपनसेट किया, रिवैल्यूएशन सरप्लस। बात क्लियर होगी सब बच्चों को। जितना भी लॉस था सारे का सारा रिवैल्यूएशन निकाल के ये लो, तुम ना परेशान हो, तुम अपने काम को आगे चलाओ, हम देख लेंगे। अब उसके बाद 89 था, उसमें से 79 उसने दे दिया। अब उसके बाद बाकी कितनी अमाउंट पड़ी है, अभी भी रिवैल्यूएशन सरप्लस उसके बाद 10 का मौजूद है। बात क्लियर हुई। ये ट्रांसफर होगा रिटेन अर्निंग को, डन। जितना भी एक आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, इसने टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एन एसेट इसने ट्रांसफर होते रहना है। अब आपको रिवैल्यूएशन की समझ आ गई है ऑन 1 जनवरी 2012। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो, ऑल क्लियर। अच्छा अब साल का एंड होने लगा, आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना है। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, वो 170 पर करोगे, अपनी उसकी लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट पर करोगे। तो 170 डिवाइडेड बाय 8, शाबाश। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना। अब अगर आप गौर करो, एसिड अगर अपनी कॉस्ट पर होता, कॉस्ट पर, तो आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 20। अब कितना किया है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है, और ये कौन देगा फिर आपको, रिवैल्यूएशन सरप्लस देगा। देखो भाई, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास मौजूद ना हो तो आपके पास कभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आने वाली। फिर या तो आप अपनी कॉस्ट के इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे या उससे कम करोगे अगर लॉस हुआ तो। जब भी चाहे थोड़ा सा भी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है ना, आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मिलेगी 1.25 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन। अदरवाइज देखिए आपके पास कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस था, 10 का, जो उस पर लाइफ कितनी है, तो अभी तो यही वैल्यू आ गई कि हर साल 1.25। मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा अभी 10 में से भी आपने ट्रांसफर कर दिया 1 तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ जाएगा, अभी भी आपकी इक्विटी के पोर्शन में एट द एंड ऑफ ईयर 2012
रिवैल्यूएशन सरप्लस 8.75 मिलियन का मौजूद है। बात क्लियर होगी सब बच्चों? तो आपका एसिड कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? 31 दिसंबर 2012 आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड हो जाएगा? 170 माइनस 21.25 148.75। बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? कोई डाउट? चलें, अगली सुबह जैसे ही उठे एसिड को रिवैल्यू कर, तो पहला काम क्या? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसकी एलिमिनेशन 21.25 या आपने एलिमिनेट कर दिया। किसी को डाउट? अच्छा, अब देखो, जैसे ही एलिमिनेट किया एसिड पहुंच गया 148.75 पर। ये बात समझ आ गई है? लेकिन आपने इसको लेकर जाना है कहां? इंक्रीज करना है आपने। अच्छा, कितने का इंक्रीज करने जा रहे हो आप लोग? 31.25 का। जब इंक्रीज है तो एसिड को डेबिट कर दो 31.25 से। ऑल राइट, तो क्रेडिट किसको करोगे? अब देखो, अब देखिए, रिवैल्यूएशन अपवर्ड है। इससे पहले भी तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड ही है, तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये भी रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगा। अब देखिए, जरा गौर करें, तो इससे पहले अगर आप लोग देखें तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस था? मजीद कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास आ गया? तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया आप लोगों के पास? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। कब? 1 जनवरी 2023, सॉरी 13, 1 जनवरी 2013। एनी प्रॉब्लम? अब एट द एंड ऑफ द ईयर एसिड को जाओगे डेप्रिशिएट करो। अब इसकी लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट क्या है हमारे पास? 180। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 180 डिवाइडेड बाय 7। तो देखें एसिड के लिए डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? तो जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, अदरवाइज अभी भी देखें तो वही 5.7 ही है। एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आपको एग्जांपल नंबर 28 समझ आ गई हो। कोई प्रॉब्लम नहीं? चल, एग्जांपल नंबर 29 बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल थी, मतलब कोई ऐसा सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस था, उसके अलावा कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। जैसे कि अगर ये यहाँ पे देखें, रिक्वायरमेंट में वही जर्नल एंट्रीज हैं, टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लांट टू द ईयर एंड 30 जून 2014। अब देखिए, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून ईच ईयर, और रिवैल्यूएशन हो रही है 1 जुलाई। मतलब बिल्कुल पिछला सिनेरियो कि हर साल के स्टार्ट में एसेट रीवैल्यू हो रहा है। अब फिर से दोबारा पहली एंट्री 500 के साथ जाएगी, ऑलराइट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दूसरी एंट्री इसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन की एंट्री 50 के साथ, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं। बात क्लियर? अच्छा, आपका एसिड पहुंच गया 450 पर, और आपने जाकर अपने एसिड को रीवैल्यू कर दिया कहां? 575 पर। 450 से 575, 125 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर देखें, फिर इस साल का एंड होगा और इसने डेप्रिशिएट हो जाना है 575 डिवाइडेड बाय 9, और इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 63.89। अब यहीं से पता चल गया कि जब कॉस्ट पे था तो डेप्रिसिएशन अभी कितना एक्स्ट्रा? रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। ऑलराइट, अदरवाइज रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 125 डिवाइडेड बाय, तब भी सेम आंसर। बात क्लियर? अच्छा, फिर देखें नेक्स्ट, आप लोगों ने जाकर एसिड के लिए अगले दिन इसको रिवैल्यू किया, तो 575 का एसिड डेप्रिशिएट हो चुका था 63.89 के साथ, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 575 में से माइनस कर दें 63.89,
वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपको, 511.11, जबकि लेकर कहां पर आना है, एसिड में डिक्रीज, डिक्रीज है तो एसिड क्रेडिट हो जाएगा, एसिड क्रेडिट होगा हमारे पास 121.11, ये जाकर एसिड को क्रेडिट कर, बात क्लियर। अब हम परेशान हैं, एसिड क्रेडिट हो गया, बेसिकली हमारा लॉस है, तो लॉस के लिए हम लोग परेशान बैठे थे, इतने में आ गया हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितने का था, इसके बाद टोटल 125 रुपए थे, उसमें से ये ट्रांसफर कर चुका था 13 पॉइंट, पहले ही रिटेन अर्निंग को दे चुका है, इसके पास कितनी वैल्यू बच जाएगी, ऑलराइट, जबकि लॉस कितने का हुआ है, तो उसने कहा है कि भाई मैं सारे का सारा लॉस तो कंपनसेट नहीं करवा सकता क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, हाँ चले जितने हैं वो आप ले जाओ, गॉट इट, हमने ले लिया वो, तो जब हम इसमें से ये सारी अमाउंट ले लेंगे तो क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ बचेगा, नहीं, कुछ भी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का खत्म करना उसको डेबिट कर देगा, लेकिन लॉस तो अभी भी है, तो अब इन दोनों की जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹10। एनी प्रॉब्लम, सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब जब लॉस आ जाता है ना तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता है, लॉस आने की सिचुएशन में जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज कर रहे होते हैं ना अब उससे कम आ जाएगा, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा 50 का था, लेकिन अब जब हम चार्ज करेंगे तो वो 50 से कम वैल्यू देंगे, मतलब एक किस्म का बेनिफिट। अब देखिए क्या करें, जैसे इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो रीवैल्यूड अमाउंट हमारे पास कितनी आई, 390 डिवाइडेड बाय 8, तो हम लोगों ने 390 डिवाइडेड बाय 8 किया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी अमाउंट से कम हो रहा है, कितनी अमाउंट, टोटल 50 का होता है कॉस्ट पर, लेकिन अभी 48.75, 1.25 के साथ मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है, तो मतलब इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 1.25 से ओवर स्टेटेड है, बात क्लियर। अच्छा, अब यहां पर बजाहिर हम लोगों ने जर्नल एंट्री में लॉस के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन वर्किंग में हो रही होती है क्या, कि भाई 10 का लॉस था प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस साल डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की वजह से 1.25 का जो लॉस है वो वापिस हो चुका है, उसका रिवर्सल हो चुका है, तो अभी बाकी लॉस कितना चाहिए, ये लॉस अभी बाकी है, मेरी बात समझ आई है सब बच्चों को। फर्स्ट ईयर ये जो इससे प्रीवियस ईयर हमारे पास मौजूद था 2013, वहां पर हमें लॉस हो गया था 10, ये 2000, हाँ 2012, बेसिकली वो ईयर 2013 ही बनता है, स्टार्ट हुआ ना 1 जुलाई 2012, तो वो ईयर 2012 नहीं है, वो अकाउंटिंग ईयर 2013 ही है, लॉस हुआ था हमें 10 का, हमने वो जाके रिकॉर्ड किया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज के तौर पर उतना लॉस हमें कंपनसेट हो जाता है, तो बाकी जो लॉस है ना वो अब 10 का नहीं रहा, उसमें अब 1.25 रिवर्सल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा 8.7, बात क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास आया, अब हम लोगों ने, ये बात क्लियर है ना सब बच्चों को, क्या नहीं क्लियर, और 50 का वैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हो अगर कॉस्ट पर होते, रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज कर रहे हो 40, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1.2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, तो जो लॉस मैंने 10 का रिकॉर्ड किया था उसमें से ये 1.25 बेनिफिट मिल चुका है, बाकी लॉस इतना रह गया है, इसको जस्ट वर्किंग में अपने पास रिकॉर्ड रख, जर्नल एंट्रीज में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन खुद से इसकी वर्किंग करनी है आप लोगों ने, अब ये बात क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, अब जब आप जाएंगे 1 जुलाई, एसिड ने जाकर रीवैल्यू हो जाना है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखें एसिड की वैल्यू क्या थी, लास्ट वैल्यूड अमाउंट हमारे पास क्या थी, 390। इसमें से कितना डेप्रिशिएट हुआ, तो बाकी कितना बच जाएगा, 341.25। जबकि मैंने इसको लेकर जाना है कहाँ, इंक्रीज, कितने का इंक्रीज, 30 इंक्रीज है तो इसको डेबिट करो। लेकिन ये सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं। अब हम लोगों ने मुड़ के देखा तो भाई इस एसिड के ऊपर 10 का लॉस था, लेकिन मैं 10 का रिवर्सल नहीं डालूंगा, उसमें से 1.25 डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनसेट हो चुका है। तो बाकी लॉस कितना बच गया, ये सारे का सारा लॉस खत्म कर दो। अब मतलब प्रॉफिट और लॉस काउंट को ही चार्ज करोगे, रिवर्सल ऑफ लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। बात क्लियर, बाकी कितनी अमाउंट बच गई, तो वो 30 आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो अब जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप रिकॉर्ड करोगे वो कितना जाएगा, 30 के साथ। बातें क्लियर हैं सब बच्चों को यहां तक। नेक्स्ट वन, अब जब डेप्रिसिएशन करनी होगी तो 380 डिवाइडेड बाय कितनी की डेप्रिसिएशन, अब देखिए इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ गई है। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग अमाउंट, या फिर 30/7। डन। और आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल 29 में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ आ गया हो, गुड, शाबाश। एग्जाम्पल 30, calculate the amount of revaluation gain or loss to nearest thousands, clearly indicating the amount that will be recognized in profit or for the year ended। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, कहता है कि रिवैल्यूएशन गेन या लॉस हर साल कितना हो रहा है, तो आपने ये बताना है। दूसरा आपने साथ में क्लियरली इंडिकेटिंग द अमाउंट दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट, या प्रॉफिट और लॉस में हम लोगों ने कितनी अमाउंट शो करनी है आपने वो भी साथ में बताना है। अब नीचे क्या अजम्पशन है, कहते हैं 31 मार्च 2016 को आपने अज्यूम करना है कि जो फेयर वैल्यू है किसकी, अज्यूम दैट द प्रेस हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज इस डेट पर, और 2017 पर उसकी जो फेयर वैल्यू हमें मिलने जा रही है वो है, ये रिवैल्यूएशन के काम आए, ये रिवैल्यूड अमाउंट्स हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2016 एंड 17। अब डाटा क्या गिवन है, कहते हैं रोनी has recently finished building a new item of plant for its own use. The item is a press for use in manufacture of industrial diamond. Rooney commenced construction of the assets on and completed it on 1 April 2015। मतलब उसको कंप्लीट करने में इस चीज के 2 साल लग गए हैं, 2 साल तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस रहा है। फिर 1 अप्रैल को आके वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से एसिड बन गया। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द एसिड वर एज, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 30.8। द कॉस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम इज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द, अब टोटल कॉस्ट है 30.8, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम की कॉस्ट कितनी है, 30%। क्लियर। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रेस कंप्राइजेज 2 सिग्निफिकेंट पार्ट्स, एक हाइड्रोलिक सिस्टम है और दूसरा उसके एसिड का नाम प्रेस है, लेकिन इस प्रेस के 2 पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरा फ्रेम। The hydraulic system has 3 years life and the frame has, अब
दोनों एसिड की यूजफुल लाइफ डिफरेंट, दोनों पार्ट्स की, तो दोनों को जाकर हम लोग अलग अलग ट्रीट, हम प्रेस की वर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम की वर्किंग कर सकते हैं। हम लोग उसके फ्रेम वाले एसिड की वर्किंग, हाँ, फिर उसको आपस में मर्ज कर दो तो प्रेस की वैल्यू बन जाए। बात क्लियर? ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर किसी भी एसिड, नॉन करंट एसिड के सिग्निफिकेंट पार्ट्स मौजूद हो और हर किसी की अपनी अपनी यूजफुल लाइफ हो, तो आपने उसको इन पार्ट्स जाकर अकाउंट फॉर करना है। पढ़ा था ना? इसका बिल्कुल वही हाल है। हम प्रेस की बात जरूर करेंगे, वैल्यू प्रेस की जरूर बताएंगे, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्रेम को कंबाइन नहीं लेके चलेंगे, दोनों के लिए अलग अलग वर्किंग होगी। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, रूनी डेप्रिशिएट प्लांट्स ऑन अ, अब यहां पे बात की प्लांट की, तो हाइड्रोलिक सिस्टम फ्रेम दोनों के ऊपर जो आप लोगों का डेप्रिसिएशन का मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। कहते हैं रूनी यूजेस द IS16 revaluation model in accounting for diamond prices and revalue these assets on an revaluation surplus or deficit are apportioned between the hydraulic system and the frame on the basis of their year end book value for the अब यहां पर देखें तो उसने जो फेयर वैल्यूज बताई थी ना, वो तो प्रेस की बताई है। जो फेयर वैल्यू बताई है वो प्रेस, जो टोटल कॉस्ट बताई है वो प्रेस की बताई है 30.8, जबकि मैंने दो डिफरेंट एसिड्स के मुताबिक अकाउंटिंग करनी है। कौन कौन सी? हाइड्रोलिक सिस्टम एंड फ्रेम, मैंने दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अब यहां पर देखें कि हम इस क्वेश्चन को कैसे जाके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 30। अच्छा, आपके होम असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन शामिल नहीं था, एम आई राइट? इन केस शामिल होता तो इसने वो आपके ऊपर से गुजर जाना था, इस वजह से इसको शामिल नहीं किया गया था। अदरवाइज ये आज जितना कॉन्फिडेंस है ना, ये सारा कॉन्फिडेंस खत्म होता आपको को, इसलिए मैंने उसको अभी शामिल नहीं किया था। अच्छा किया था ना? अच्छा, अब आपने ना डायरेक्टली इसके ऊपर काम नहीं कर सकते थे, आपको ना थोड़ा बहुत इसके ऊपर वर्किंग करनी थी। अब किस तरह से? आपने अपने पास यहाँ पर वो अपने एसिड्स लिखो। सबसे पहले आपके पास था हाइड्रोलिक सिस्टम, दूसरा है आपके पास फ्रेम, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रेस। ऑल राइट। अच्छा, अब कॉस्ट की बात करते हैं। उन्होंने हमें वर्किंग में कहा था टू द नियरेस्ट 1000, तो मैं मिलियंस में बात नहीं करने जा रहा, मैं उन मिलियंस को 1000 में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 30.8 मिलियन टोटल कॉस्ट है। तो जब इधर आके प्रेस की कॉस्ट लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा 30,000, और हमें बताया गया है कि 30,800 का 70% हाइड्रोलिक सिस्टम है। जी, तो देखिए इसका जरा 70% कितना बनेगा? 30% कॉस्ट ऑफ हाइड्रोलिक, हाँ जी 30%, 30.8 का 30% जी 90.24, 9240। अब ये 30,800 का 30% लेना है, तो 92, अच्छा तो रिमेनिंग फ्रेम की वैल्यू है 70%, कितनी? 215। अब आपने मिलियंस में कैलकुलेशंस नहीं करनी, 30,800 ही कैलकुलेटर पे लिखो, अदरवाइज पेपर पे सॉल्व करते हुए भी यही मसला रहना है। फिर जब कन्वर्ट कर चुके हैं तो कैलकुलेटर को वही वैल्यू बताओ। ओके। अच्छा, अब देखो ये कब आया ये वाला ऐसे, 1 अप्रैल 2000। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कब हो रही है?
अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 को, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2016, उसी दिन रिवैल्यूएशन है। लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले तो वो डेप्रिशिएट होगा ना। अब डेप्रिसिएशन प्रेस डेप्रिशिएट नहीं होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्रेम डेप्रिशिएट होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम ने जाकर डेप्रिशिएट होना है 3 इयर्स की यूजफुल लाइफ, जबकि फ्रेम की लाइफ 8 ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, हाइड्रोलिक सिस्टम की लाइफ है हमारे पास 3 इयर्स, तो 9240 डिवाइडेड बाय 3, 30। तो इसकी WDV हमें क्या मिलेगी? 6160। इसी तरह फ्रेम को डेप्रिशिएट करो, 21560 डिवाइडेड बाय 8, 2695। तो इसकी हमारे पास WDV क्या बन जाएगी? 18865। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसमें से लेस हुआ। अब देखें कि दोनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इकट्ठा करें, तो ये प्रेस के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा 577 जी। और प्रेस की WDV फिर क्या जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? 25025, और इन दोनों WDV को भी ऐड करते हैं, तब भी आपको सेम आंसर मिलना था। आप प्रेस की कॉस्ट में से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तब भी सेम आंसर है। क्या जहां तक क्लियर है सब बच्चों को? हम लोग वर्किंग कहां तक की कर चुके हैं? 31 मार्च 2016 पे पहुंच गए, और कॉस्ट हमने लिखी थी 1 अप्रैल 2015 पर। बात क्लियर? लेकिन जहां पर एसेट रीवैल्यू हो गए, अब भाई जहां पे अगर रीवैल्यू हुआ है तो ऑलरेडी वो अपनी WDV पर मौजूद है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन हो चुकी है, क्या एसेट की कॉस्ट में से माइनस करनी थी? हो गई है। अब क्या करना है? रीवैल्यूड अमाउंट, द रीवैल्यूड अमाउंट इज 21,000। ये रीवैल्यूड अमाउंट क्या हाइड्रोलिक सिस्टम की है? क्या फ्रेम की है? प्रेस की है। तो आपने देखें, प्रेस के लिए यहां पे लिखना है इसकी एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट, एक लाइन छोड़कर आपने इसकी रीवैल्यूड अमाउंट को लिखना है। और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ गई आपके पास? ऑल राइट। अच्छा, अब देखें आपके पास WDV क्या थी? 25025। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 21,000। डिक्रीज इन एसिड, तो मतलब रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। यहां पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। अब अगर ये ज्यादा होता 25,000 से, तो मैं लिख देता रीवैल्यूएशन सरप्लस। बात क्लियर? अच्छा, लॉस कितने का आया? 40, इतने का आ गया लॉस। ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, तो भाई हाइड्रोलिक सिस्टम पे भी तो फिर लॉस होगा, फ्रेम पर भी तो लॉस होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम की भी तो फेयर वैल्यू फिर मौजूद होगी, फ्रेम की भी आएगी, तो वो कैसे आएंगी? वो तो बताया ही नहीं उसने। तो उसने ना आपको छोटा सा एक हिंट दिया था, और वो हिंट क्या था? कहते जो रीवैल्यूएशन सरप्लस या डेफिसिट आपके पास आए, तो कितना आया हमारे पास? 4025। अगर सरप्लस भी होता तब भी सेम रेट में। अब इसके साथ क्या करना है? कहते हैं इसको अपोर्शन करना है हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्रेम में कौन सी बेसिस पर। अब देखो, अगर आपको याद हो ना, तो कॉस्ट को जो अपोर्शन किया था ना, वो 30 और 70 पर किया था। 30% ऑफ द कॉस्ट हमने हाइड्रोलिक सिस्टम को दी, और 70% ऑफ द कॉस्ट हम लोगों ने जाकर फ्रेम को दी।
यहां पर वो सिस्टम नहीं है। अब यहां पर क्या सिस्टम है, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर एंड बुक वैल्यूज बिफोर रीवैल्यूएशन। तो जिस दिन हमने इनको रीवैल्यू किया उस दिन उनकी बुक वैल्यूज क्या हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की बुक वैल्यू 6160, फ्रेम की बुक वैल्यू 18865, इन बेसिस पर 4025 को अपोर्शनमेंट करेंगे। बात समझ आई है? तो फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का इस लॉस में कितना हिस्सा बनेगा, तो वो कैसे आएगा ये देखें। 6160 डिवाइडेड बाय टोटल WDV 25025 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4025। तो देखो इसका हिस्सा कितना बन गया, 99.7 है तो 1 कर दो, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000। क्लियर? अच्छा, अगर अब फ्रेम के लिए जरा चेक करो, जहां पे 6160 लिखा था ना, वहां पे 18865 लिख दो। 3034। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सुन लेना। अगर इन दोनों को अब ऐड करो तो क्या 4025 बन नहीं गया? दोनों का लॉस में जो कंट्रीब्यूशन था हमने दे दिया। जब लॉस है तो वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेगा, तो इनकी वैल्यूज क्या बनेगी। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम आफ्टर लॉस ऑफ 991 कितने का रह जाएगा हमारे पास, 51 जी, और फ्रेम की वैल्यू 15831। अच्छा, अब इन दोनों को जरा ऐड करो तो क्या 21,000 बन नहीं गया? तो वो जो फेयर वैल्यू थी वो दोनों एसिड्स में प्रोपोर्शनेट हो चुकी है। अब किसी को यहां तक कोई डाउट? क्लियर हो गई हैं ये सारी बातें? अच्छा, अब ये इनकी है रीवैल्यूड अमाउंट। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे ना, तो इन्होंने डेप्रिशिएट होना है। अब देखिएगा, पूरा साल किसी किस्म की कोई वर्किंग कुछ भी नहीं। अब हम लोग पहुंच गए कौन से ईयर में, 31 मार्च 2017। एसिड डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन अब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? अच्छा, यहां पर देखो, अब 9240 को नहीं डेप्रिशिएट कर, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट होगी। तो हाइड्रोलिक सिस्टम की लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, इसने डेप्रिशिएट होना है ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। टोटल लाइफ थी 3 इयर्स इसकी, याद है आप लोगों को? उसमें से 1 साल तो गुजर गया है ना, बाकी दो। अब यूजफुल लाइफ में किसी किस्म की कोई रिवीजन भी नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वैल्यू आएगी 258 है, तो बस मैं 4 रहने दूं या चाहो तो 5 कर दो इसको जी। तो यहां से इसकी WDV क्या आएगी, WDV क्या आ जाएगी हमारे पास, सेम यही वैल्यू आ जाएगी ना, 50% जा रहा है, लेकिन 2584 कर दूंगा इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मैच करने के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट जरा देखें, 15831, लेकिन डिवाइडेड बाय इसकी यूजफुल लाइफ थी 8 ईयर्स, तो रिमेनिंग है 7 डिवाइडेड बाय 7, 2262। 61 के बाद क्या आ रहा था, 0.5। ओके, नेक्स्ट ये वैल्यू बताओ, 13569। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर दें, 4847 and the value is 16153। अच्छा, अब जाकर दोबारा से
एसिड रीवैल्यू हो गया, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट, एंड द रीवैल्यूड अमाउंट इज 19.6 मिलियन, और हम इसे लिखेंगे 19। तो एसिड की कैरिंग अमाउंट कम, रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा, तो हमें मिलेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन कितनी अमाउंट का रीवैल्यूएशन सरप्लस मिला? 3447, ये मिला रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इनकी डब्ल्यूडीवीज की वैल्यूज की प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपस में डिवाइड होगा, लेकिन अब डब्ल्यूडीवीज पहले वाली नहीं लेनी। जिस दिन हम लोग एसिड को रीवैल्यू कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन से पहले क्या डब्ल्यूडीवी है, तो 2584, 13569 एंड 16153, इनको बेस बनाना है, और आपने 3447 को देखना है कि दोनों के लिए कितनी कितनी वैल्यू बनेगी। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, क्या फर्स्ट वैल्यू इज 551 2 2896। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या बनेगी? 35G एंड 16465, और यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। और यही चीज ये आपसे पूछी गई थी। अब आपसे पूछा क्या गया था, देखिए आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, तो अमाउंट इन 2016 एंड 17, भाई हम लोगों ने जाकर उसे ये आंसर करना है। देखिएगा जरा कि हमने उसे आंसर क्या, ये तो मेरी वर्किंग थी ना, तो मैंने उसको आंसर क्या करना है, द रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, द रिवैल्यूएशन लॉस इन ईयर 2016 is 40, and in 2017 the revaluation surplus is 3447। Am I right? अच्छा, फिर दूसरा क्या पूछा गया, क्लियरली इंडिकेटिंग द अमाउंट दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड। तो प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या हम लोग क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर नहीं रहे? लॉस है, क्या क्लियरली आइडेंटिफाई हो नहीं गया? अच्छा, अब देखें जरा यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन, तो क्या हम लोगों ने भी यही चीजें ही फाइंड की है ना, ऐसे ही एग्जैक्ट 31361664, क्या यही नहीं आया हमारे पास? 1,000 रुपीज का डिफरेंस वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से है, उससे आपका क्वेश्चन ही गलत होने वाला। अच्छा, अब ये चीज आप लोगों ने बतानी थी, टोटल गेन ऑन रिवैल्यूएशन वगैरह इन ईयर 2000। अच्छा, दोनों के ऊपर आ रहा है। अगर यहां पे देखें तो टोटल गेन कितना आया, यहां पर टोटल गेन कितना आया। अब ये सारे का सारा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले लॉस था इस एसिड के ऊपर, था ना ऐसा। तो अब आप ये देखो कि एसिड के ऊपर लॉस था कितना, 991 का। एक साल में कितना ट्रांसफर हो चुका है, 991 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना। हाइड्रोलिक सिस्टम की यूजफुल लाइफ 2 थी ना, तो आपने लॉस और रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट करना होता है कि टोटल लॉस था 991 का, लेकिन यूजफुल लाइफ अब रह गई 2, तो 991 डिवाइडेड बाय 2, इतने की हमें कंपनसेशन मिल चुकी है ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात समझ आई है? यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट ईयर में इसको कितना डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जब रीवैल्यू किया तो आपने इसको कितना डेप्रिशिएट किया, जरा दोनों का डिफरेंस देखना। अब डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन है, जरा दोनों का डिफरेंस देखें, 495। यही चीज तो मैं कह रहा हूं,
रिवैल्यूएशन लॉस उसको डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर दो। 3 साल थी तो रिमेनिंग तो 2 रह गई ना, क्योंकि 1 साल बाद रिवैल्यू हो रहा है। तो बाकी तो जो काम डेप्रिसिएट करते हुए एसिड पे करते हो वही काम उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस के ऊपर किया था। ओके, अब फर्स्ट टाइम आपके पास लॉस था, यही बातें तो मैं आपको यहां पर पहले पढ़ा पढ़ा के गया हूं कि जब लॉस होता है ना हमारे पास, तो वो लॉस भी ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन अपने आप को कम करता है। तो जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा मैं टोटल 991 का रिवर्सल नहीं डाल सकता, उसमें से 495 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका, बाकी लॉस मेरा कितना बच गया 490, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया है उसमें से पहले ये लॉस खत्म होगा। तो हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का रिकॉर्ड होगा 56 का। बात समझ आई है? फिर से सुनो, मेरे पास फ्रेम के ऊपर टोटल लॉस है 3034 का, किसी को डाउट नहीं। मुझे इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस मिला 2896 का। बात क्लियर? 3034 में लेके चला गया था प्रॉफिट और लॉस काउंट एज एन एक्सपेंस। तो इस साल अगर मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो मैं इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर इक्विटी में जाके ट्रांसफर करूं, तो आंसर है नो, क्योंकि इससे पहले लॉस है। यही बात है तो पिछले 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पहले उस लॉस से जाकर मिलो, जब लॉस से मिले तो 3034 को कंपनसेट नहीं करवाना, थोड़ी सी अक्लमंदी तो खुद भी करो ना। कि वो आपसे कहे कि भैया आपकी वजह से हमें 3034 का लॉस हो गया था, चलो हमें 3034 दो, और आप ठहरे बहुत बड़े हाजी साहब, आपने कहा ये लो भाई 3034। आप भी बोलो ना भाई, अगर हमने तुम्हें लॉस दिया था, वैल्यू में डिक्रीज आया था, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो डिक्रीज हुआ है, तो तुम्हें भी तो फायदा हुआ है ना उस चीज का। क्या ख्याल है? अच्छा, उसको कितना फायदा हुआ जरा चेक करो, उसको कितना फायदा हुआ है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन का। जी 433। तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लॉस में से तुम्हें 433 का तो बेनिफिट हो चुका है ना, अब वो तो हम नहीं देंगे ना। तो वो लॉस में से जरा ये माइनस करो 433, तो अब भी जो भी इसका लॉस बाकी है जो हमने कंपनसेट करवाना है, वो कितना बाकी है 26। तो 2896 में से जो हमारे पास पैसे थे उसमें से उसका लॉस वापस कर दो, तो 290 वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा। अब ये बात समझ आई है? तो पिछले 2 क्वेश्चन में यही काम नहीं कर रहे। तो आप लोग ऐसा ना किया करो कि एक काम जब एक क्वेश्चन में हो जाए तो अगले क्वेश्चन में फिर नील होकर बैठ जाओ, ये नहीं करना। अब यही रूल ही तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भाई अगर पहले का लॉस है और अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो उसने पहले आपके उस लॉस को खत्म करना है। लेकिन भाई ड्यू टू डेप्रिसिएशन वो टोटल लॉस बाकी नहीं रहता, वो अपने आप को जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा वो अपने आप को कम करता जाएगा। अब जो चीज मैंने आपको यहां पर इस तरह से समझाई कि 433 आप अपने आप इसमें से एडजस्ट करोगे, तो वो चीज आपका लॉस कितना था 3034 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स। तो करो जरा 3034 डिवाइडेड बाय 7, तो तब भी तो आपको पता चल गया है। या आप उसे कहो कि भाई इसमें से ये माइनस करो, बाकी अमाउंट देने के लिए हम तैयार हैं। अब बात क्लियर है सब बच्चों? एनी डाउट? तो जो 2017 31 मार्च 2017 में आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, वो 56 एंड 294 का जाके रिकॉर्ड करेंगे। टोटल अमाउंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं जाएगा। ऑल डन? एनी प्रॉब्लम? चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।